ये कहानी उस आदमी की जिसके नाम से कभी इलाहाबाद की गलियों में सन्नाटा उतर आता था। पर इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक कोई मोचा नहीं क्यों। जिसकी एक आहट पर दुकानें बंद हो जाया करती थी, अदालतों में गवाहों की सांसें रुक जाती थी और पुलिस वाले फाइल खोलने से पहले वर्दी की उम्र गिन लिया करते थे। ये कहानी उस आदमी की है जिसके पास विधानसभा की कुर्सी भी थी और हत्या, अपहरण, रंगदारी व जमीन कब्जे के दर्जनों मुकदमे की फहरिस्त भी। ये कहानी उस बाप की जिसने अपने बेटे को वारिस नहीं बल्कि हथियार बनाया। ये कहानी उस कैदी की जिसकी मौत जेल की कोठरी में नहीं बल्कि कैमरों के सामने सड़क पर लिखी गई। ये कहानी है अतीक अहमद की। अपराध से सत्ता तक, सत्ता से खौफ तक और खौफ से अंजाम तक की सबसे डरावनी यात्रा की। जिस शहर में संगम बहता है उसी शहर में एक दौर ऐसा भी आया जब खून बेहिसाब बह रहा था। जिस शहर को ज्ञान और न्याय की धरती कहा जाता था, उसी शहर को कभी खौफ की राजधानी बना दिया गया और उस खौफ का सबसे बड़ा चेहरा बना अतीक अहमद। अतीक अहमद। लेकिन सच ये है कि अतीक से पहले भी इलाहाबाद कोई मासूम शहर नहीं था। यहां पहले से अपराध था, बाहुबल था, सत्ता और अंडरवर्ल्ड की सांठगांठ थी और इसी सब के बीच एक नाम गूंजता था, चांद बाबू। शुरुआती दिनों में अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही इलाहाबाद के उसी माफिया नेटवर्क के साथ अपने काम की शुरुआत की, जिसमें चांद बाबा जैसे नाम शामिल थे। बाद में जब उसके बड़े प्रतिद्वंदी शौकत इलाही का एनकाउंटर हुआ तो अतीक की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई और वो इलाके का सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा। वैसे तो चांद बाबा कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो चलता फिरता कानून था। उसके नाम से अफसर कांपते थे, नेता सौदा करते थे और दुश्मन शहर छोड़कर भाग जाते थे। अतीक जब बच्चा था तब उसने चांद बाबा को दूर से देखा, उसकी कहानियों को सुना, उसकी ताकत के किस्से सुने और पहली बार उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि इस शहर में शरीफ बनकर जिया जा सकता है लेकिन इज्जतदार बनकर नहीं। इज्जत चाहिए तो डर पैदा करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने शुरुआती अपराध कोयले की चोरी, रेलवे स्क्रैप और ठेकेदारों को धमकाकर काम हथियाने से शुरू किए थे और ये रास्ता धीरे धीरे हत्या जैसे संगीन अपराधों तक पहुंच गया। साल 1979 में उस पर पहला हत्या केस दर्ज हुआ और यहीं से वो यूपी का पहला शख्स बना जिस पर गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। यहीं से अपराध अतीक के लिए मजबूरी नहीं बल्कि पैशन बन गया। अतीक का जन्म किसी बड़े खानदान में नहीं हुआ था, ना उसके पास पैसा था, न मजबूत राजनीतिक विरासत। उसकी गलियां तंग थीं, घर छोटे थे और सपने जरूरतों से दबे हुए। शुरुआत में वो भी बाकी लड़कों जैसा था, गली में खेलता, दोस्तों के साथ घूमता, छोटी मोटी लड़ाइयों में पड़ जाता। लेकिन कुछ लड़ाइयां इंसान को सुधार देती हैं और कुछ हथियार थमाती हैं। अतीक के साथ दूसरी वाली कहानी थी। पहले झगड़े हुए, फिर लाठियां चली, फिर चाकू निकले और एक दिन गोली की आवाज उसके हाथ से निकली और उस गोली के साथ उसके अंदर डर पैदा करने की ताकत भी पैदा हो गई। वही डर जो आगे चलकर उसकी असली सत्ता बना। जब पहली बार इलाहाबाद में बात फैली कि एक नया लड़का उभर रहा है जो डरता नहीं डराता है, उसी दिन से अतीक सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो एक संकेत बन गया। कुछ लोग उससे डर गए, कुछ लोग जुड़ गए और कुछ हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। उसकी पहचान अब सिर्फ नाम से नहीं बल्कि कामों से होने लगी। जमीन पर कब्जा, व्यापारियों से रंगदारी, विरोधियों पर हमले, ये सब उसकी रोजमर्रा की भाषा बन गई। ये कहते हैं कि इलाहाबाद में उस वक्त जमीन सोने से ज्यादा कीमती थी और जमीन पर कब्जा मतलब सीधी सत्ता। अतीक ने यह खेल सीख लिया। एक बिल्डर ने विरोध किया तो अगले दिन उसका बेटा गायब हो गया। एक व्यापारी ने रंगदारी नहीं दी तो अगली सुबह दुकान पर ताला नहीं, सन्नाटा मिला। एक परिवार ने शिकायत की तो कुछ ही दिनों में घर छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस और प्रशासन या तो दबाव में रहते या फिर धीरे धीरे कहने लगे कि अतीक से लड़ना मतलब अपनी कब्र को खोदने जैसा है और यही डर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। लेकिन अतीक सिर्फ गली का गुंडा बनकर रहना नहीं चाहता था। वो देख रहा था कि जो नेता मंचों से भाषण देते हैं वही रात में अपराधियों से हाथ मिलाते हैं। वो देख रहा था कि जिस पुलिस से आम आदमी डरता है वो राजनीतिक दबाव में खामोश हो जाती है। उसने ये समझ लिया कि अगर उसे डर को हमेशा के लिए जिंदा रखना है तो सत्ता चाहिए और यहीं से उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ आया, राजनीति। साल 1989 में इलाहाबाद वेस्ट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। फिर 1991, 93 और 96 में लगातार विधायक बना। इसी दौरान वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा
और बाद के वर्षों में अपना दल और कई अन्य दलों से चुनाव लड़ता रहा। बाद में 2004 में वो फूलपुर से सांसद बन गया, वही सीट जो कभी जवाहरलाल नेहरू की थी, और इलाहाबाद वेस्ट की विधानसभा सीट खाली करके उसने अपने भाई के लिए छोड़ दी। जब अतीक पहली बार विधायक बना तो लोग दंग रह गए। जिस आदमी के नाम के आगे थानों में गंभीर धाराएं लिखी थी, वही आदमी अब विधानसभा के भीतर बैठकर कानून बना रहा था। ये वो दौर था जब समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा और बाद में बहुजन समाज पार्टी सहित कई राजनीतिक रिश्तों तक उसकी पहुंच हुई। अपराध उसके लिए ढाल बन चुका था। अब उसके एक फोन पर अफसरों के तबादले हो रहे थे, थानों के प्रभारी बदल रहे थे, जमीनों कागज रातों रात बदल रहे थे, और अब इलाहाबाद की कई जमीन ऐसी थी जिनको लेकर हर रोज एक खबर आती थी कि अब वो अतीक की बन चुकी है। उसी दौर में इलाहाबाद की गलियों में खौफ की कहानियां भी ऐसे फैल रही थीं जैसे लोक कथाएं। कहा जाता कोई व्यापारी अतीक को रंगदारी देने से मना करता तो फिर पोस्टर लगता कि अब ये किसी और की है। कोई गवाह अदालत जाने की हिम्मत करे तो उसके घर में मातम पहुंच जाता। अगर कोई अफसर ज्यादा ईमानदार बनने लगे तो उसका तबादला वीरान जिले में होता। और सबसे डरावना किस्सा था जिस तरह हाईकोर्ट के जज तक उसका केस लेने से दूरी बनाने लगे। 2012 के एक मामले में उसकी जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था, और 11वें जज ने जब जाकर केस सुना तो इतना ज्यादा खौफ था कि उसकी जमानत अप्रूव कर दी। ये सारी बातें जनता के बीच फैलने लगी। ये कहा जाने लगा कि जज भी अतीक से डरते हैं। भले ही कोर्ट रिकॉर्ड में कोई फिल्मी डायलॉग ना हो, लेकिन इलाहाबाद में खौफ का माहौल इस कदर था कि हर चीज में अतीक का साया था। अतीक अब जेल भी जाता तो अपराध से बाहर नहीं होता। उसके लिए जेल अब सजा नहीं, ऑपरेशन सेंटर बन चुकी थी। सलाखों के पीछे बैठकर अपना नेटवर्क को चलाता, उसके आदमी बाहर काम करते, आदेश अंदर से निकलते, गवाह मुकरते रहते थे, केस की तारीखें बदलती रहती थीं, और उसका आतंक और मजबूत होता रहा। धीरे धीरे उसके ऊपर मुकदमों की संख्या सैकड़ों के आंकड़ों तक पहुंच गई, लेकिन सजा उसके पास आकर लौट जाती। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके और उसके भाई अशरफ के खिलाफ हत्या की कोशिश, अपहरण, धमकी, धोखाधड़ी, जमीन कब्जा जैसे सैकड़ों बड़े मामले, और 20 बड़े मामलों में 13 में खुद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही शिकार बने। इसी बीच राजनीति में उसका सबसे बड़ा टकराव हुआ बहुजन समाज पार्टी की युवा नेता राजू पाल से। 2004 में जब अतीक फूलपुर से सांसद बना तो उसने इलाहाबाद वेस्ट की सीट छोड़ दी और उस सीट पर उसके भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन जनता ने पहली बार सीधे अतीक के परिवार के खिलाफ वोट दिया और बीएसपी के उम्मीदवार राजू पाल ने अशरफ को चुनाव हरा दिया। यह कहा जाता है कि भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। उसके लिए सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, पूरे नेटवर्क पर चोट थी। इसके बाद राजू पाल पर हमलों की कड़ी शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही महीनों में उस पर 2 बार हमला हुआ, गोलियां चली, बम फेंके गए, वो घायल हुआ लेकिन बच गया। लेकिन तीसरी बार 25 जनवरी 2005 की दोपहर भूमनगंज इलाके में जब अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस से लौट रहा था तो 2 एसयूवी गाड़ियों से घात लगाकर हमलावरों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कार छलनी हुई, मौके पर उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में पुलिस और सीबीआई की चार्जशीट में अतीक और अशरफ दोनों को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया, और यहीं से अतीक के